Hello everyone, this is CA Prajakta Munde. In this lecture, I am going to discuss the presumptive taxation schemes that are applicable as per the Income Tax Act 1961. In this video, we are going to discuss the three major presumptive taxation schemes, that is Section 44AD, 44ADA and 44AE. Let us first have a quick overview of what is the meaning or concept of presumptive taxation. हम सब लोगों ने पीजीबीपी हेड में अलग अलग प्रोविजंस पढ़े कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होंगे, कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होंगे, इस तरीके से आप इनकम को कंप्यूट करोगे, फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन क्या रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल्सो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लायबिलिटी कब रहेगी, व्हेन आर वी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ when we talk about presumptive taxation, it is basically a kind of relaxation given by the income tax department to the business assessees, जिसमें कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिना मेंटेन करे भी अपनी इनकम कैलकुलेट करके और डिपार्टमेंट को इनकम ऑफर कर सकते हैं. तो एक होल जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको एक बेनिफिट है, एक रिलैक्सेशन है कि ठीक है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं तो हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कंडीशन से, लेकिन उसके बदले में हमारी शर्त ये है कि जिस भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को आप ऑप्ट कर रहे हो आउट ऑफ एडी, एडीए और एई, डिपेंडिंग ऑन हम कौन से के लिए एलिजिबल है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो मिनिमम प्रॉफिट दिया है उतना आपको ऑफर कर देना है. उसके बाद अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं भी करो तो चलेगा. सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज कि आप बुक्स मत मेंटेन करो, लेकिन डिपार्टमेंट आपसे जितना मिनिमम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है उतना मिनिमम प्रॉफिट आप ऑफर कर दो और आपका इन रिटर्न जो है वो फाइल कर दो. So basically in this lecture we are going to discuss the three presumptive taxation schemes AD, ADA and AE. तीनों में कौन कौन एलिजिबल है, कौन ऑप्ट कर सकता है. अगर आप ऑप्ट कर सकते हो तो फिर आपके ऊपर क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको रहेंगे और क्या क्या प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एक सेक्शन पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बेस है वो बाकी सबका भी सेम है, सो आपको ऑटोमेटिकली 44 AD और AE इजी पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 44 AD. Eligible assessee. Now who is eligible to opt for 44 AD? The person should be a resident individual. क्वेश्चन में ये सारी बातों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है. रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकती है, फर्म हो सकती है, लेकिन LLP या कंपनी वगैरह जो है वो 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते. एंगेज्ड इन बिजनेस 44 AD जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वो बिजनेस असेसीज के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है. प्रोफेशनल्स के लिए अलग से सेक्शन है, तो पहले हम बिजनेस वाला पढ़ लेते हैं. Eligible business who has not claimed deduction under section 10AA. 10AA हमारा एक्सपोर्ट वाला है. एक्सपोर्ट अगर आप करते हो SEZ से थ्रू तो जितना भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा. 10AA की पूरी डिटेल कंडीशंस होती है. और चैप्टर 6A का पार्ट C, चैप्टर 6 से डिडक्शंस जो होते हैं ATC, ATD वगैरह जितने भी सारे आपके ग्रॉस टोटल इनकम से आपको डिडक्शंस मिलते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं. कैटेगरी सी जो है, मतलब पार्ट सी जो है वो इनकम बेस्ड डिडक्शंस है, मतलब आपकी जो इनकम है उसी को कम कर दिया जाएगा सीधे सीधे. तो अगर आप कोई सा भी इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो फिर आप 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है. सो दो बातें ध्यान रखनी है यहाँ अभी तक में. 10AA और चैप्टर 6A का पार्ट सी. नॉर्मल जो पार्ट ए होता है, मतलब जो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस होते हैं ATC, ATD, ATG, डोनेशंस वगैरह, वो सारे आप क्लेम कर सकते हो इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 44 AD, ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 44 AD, अगर आप ऊपर की कंडीशंस फुलफिल करते हो तो भी किस केस में आप 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे. पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA1. तो हमने 44AA पढ़ा है, उसमें जो प्रोफेशनल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उन प्रोफेशनल्स के लिए एडी नहीं है, उनके लिए एक अलग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है. कमीशन या ब्रोकरेज की अगर आपकी इनकम है तो नहीं चलेगा, या एजेंसी बिजनेस है तो इन केसेस में आप 44 AD ऑप्ट
नहीं कर सकते। अदरवाइज सपोज कोई ट्रेडर है, नॉर्मल है, बिजनेस है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कुछ नहीं है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, ऑप्ट कर सकता है। हाउएवर देयर इज अ लिमिट ऑफ टर्नओवर कि कब तक आप प्रिजम्पटिव में जा सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, सपोज अगर कोई लिमिट ही नहीं रखी तो हर व्यक्ति यही बोलेगा कि हमको बुक्स मेंटेन ही नहीं करनी, हम तो आपको बुक्स देंगे भी नहीं, तो हम तो प्रिजम्पटिव में चले गए। सो मोर और लेस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे असेसीज हैं, स्मॉल साइज असेसीज हैं, उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि आपका टर्नओवर अगर एक सर्टेन लिमिट तक है तो ही आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो। ओके, सो किस केस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो? अगर आप बिजनेस में हो और आपका जो बिजनेस है उसमें आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट्स, जो भी केस है आपका, डज नॉट एक्सीड 200 lakhs in the relevant previous year, मतलब आपका जो टर्नओवर है that is equal to or less than, या तो एग्जैक्ट 2 करोड़ है या उससे कम है। तो अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। Now in the Finance Act 23 that is applicable on assessment year 24-25 and onwards, एक अमेंडमेंट आया है इस प्रोविजन में कि ये जो लिमिट है वो कुछ केसेस में 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज, कि 3 करोड़ तक बिजनेस का टर्नओवर है अगर आपका, तो आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रिजम्पटिव में ऑप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड, क्या शर्त क्या है आपकी, इफ द एग्रीगेट कैश रिसिट्स इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज जितनी भी आपको टोटल रिसिट हुई है उसमें से जो कैश रिसिट हुई है that should be less than or equal to 5% of total turnover or gross receipts। तो हम लोगों ने जब टैक्स ऑडिट पढ़ा था तभी भी ये इस तरीके की कंडीशन आई थी कि नॉर्मली तो 1 करोड़ की लिमिट होती है, बट 10 करोड़ की लिमिट है उन लोगों के लिए जिनका 95% तक का जो पेमेंट और रिसिप्ट्स है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है। सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने वही कर दिया है कि हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी टोटल जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, एग्रीगेट जितनी रिसिप्ट्स हैं, उनमें से कैश रिसिप्ट्स मात्र 5% या उससे कम है। अगर उससे ज्यादा कैश रिसिप्ट्स हैं और आपका टर्नओवर 2.5 करोड़ है तो आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको रेगुलर जो बुक्स और ऑडिट्स के प्रोविजंस हैं उसमें जाना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आपका टर्नओवर जो है वो लेट अस सपोज 3 करोड़ के अंदर है, 2 करोड़ 80 लाख है और आपकी 98% रिसिप्ट्स बैंक से है, मतलब सिर्फ 2% कैश में है, तो फिर आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी है, आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इज टू बी केप्ट इन माइंड। सो 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में जो लोग हैं उनको ये ध्यान रखना है कि अगर उनके पास कैश रिसिप्ट्स कम है तो वो प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं, है ना। दिस इज अ काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग। इस साल लोग जो मतलब AY 24-25 और उससे आगे लोग ध्यान रख सकते हैं। द रिसिट, अब किस चीज को रिसिट कैश में माना जाएगा? बाय अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक which is not account pay would be deemed to be the receipts in cash। not account pay है अगर चेक तो उसको कैश ही माना जाएगा, ठीक है। so these are the provisions applicable। अब मिनिमम इनकम कितनी है? प्रिजम्पटिव, सी प्रिजम्पटिव का मतलब होता है प्रिज्यूम कर लेना, कोई चीज मान लेना, है ना। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या बोलता है कि हम मान लेंगे कि आपकी इनकम इतनी ही है। सो प्रिजम्पटिव इनकम दैट इज मिनिमम इनकम हम कितनी आपको शो करनी है। अगर आप 44AD ऑप्ट करते हो तो 8% आपका जितना भी टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स है, 8% मिनिमम बताना है, उससे ज्यादा भी बता सकते हो। तो 8% और सम हायर, ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट को कभी भी ज्यादा प्रॉफिट से तो प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा टैक्स, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर 8 की जगह आप 15 बताओ उनको कोई दिक्कत नहीं, बट 8 तो बताना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका जो टर्नओवर है उसका कुछ हिस्सा आपको बैंकिंग मोड्स के थ्रू मिला है, रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS और थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड्स जैसे कि नेट बैंकिंग, UPI वगैरह, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), देन आप 6% तक प्रॉफिट दिखाओ तो भी चलेगा। मतलब क्या? सपोज मेरा टर्नओवर 80 लाख है ना, टोटल टर्नओवर मेरा 80 लाख है और मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो करती हूँ, तो इसमें से
50 lakhs तो मुझे कैश में मिले हैं, कैश में इन द सेंस नॉट नेसेसरीली कैश में, बट बैंकिंग के थ्रू नहीं मिले, तो घूम फिर के वही हो जाता है कि कैश में मिले। और बाकी के जो 30 लाख है वो सामने वाले ने, जिन जिन ने कस्टमर्स ने मुझसे सामान खरीदा, उन्होंने मुझे बैंक में पैसा दिया, मे बी ड्यू टू लाइक बाय अकाउंट पे चेक हो सकता है, या फिर ईसीएस के थ्रू हो सकता है, या यूपीआई विच इज द कॉमन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेमेंट नाउअडेज। हम छोटी छोटी चीजें भी यूपीआई के थ्रू पे करते हैं। इस टर्नओवर पर जो मिनिमम प्रॉफिट आपको दिखाना है वो है 6%। और कब तक ये बैंक में रिसीव हो चुका होना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक। तो जो भी आपके केस में आपकी ड्यू डेट है तब तक जितना आपको बैंक में रिसीव हो गया है उस पूरे टर्नओवर पे कम से कम 6% ऑफर करना है, जो एक बेनिफिट है डिजिटल इकोनॉमी। ये सारे जो प्रोविजंस आ रहे हैं, देखो आप देखोगे कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन है तो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है कि आपको ऑडिट करवाने की 10 करोड़ तक जरूरत नहीं है, आपको प्रिजम्पटिव हम 3 करोड़ तक दे देंगे, आपको हम प्रॉफिट 8 की जगह 6 कर देंगे। सो ये जो बेनिफिट्स दे रही है गवर्नमेंट, all this is because government wants to enhance the digital economy and make it more ट्रांसपेरेंट, है ना। तो मिनिमम 6% बताना है, ऑब्वियसली इससे ज्यादा तो बता ही सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज ये व्यक्ति है, इसका इतना इतना टर्नओवर है, इतना बैंक में रिसीव हुआ है, और इसने जो बुक्स मेंटेन करी है प्रॉफिट एंड लॉस इसका इतना आ रहा है। लेट अस सपोज हम इसी एग्जांपल को लेके चलें कि इसने जो बुक्स मेंटेन करी उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो 2,45,000 आ रहा है प्रॉफिट। अब ये अगर प्रिजम्पटिव ऑप्ट करता है तो फिर इसको मिनिमम कितना प्रॉफिट शो करना पड़ेगा? तो क्या इसके लिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिजम्पटिव ऑप्ट करना बेनिफिशियल है, ये आपको पूछा जाता है ना। तो अब आप इसमें क्या करोगे, जितना बैंक से आया है उस पे 6% और बाकी पे 8% कैलकुलेट करके एक मिनिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कि अगर ये व्यक्ति प्रिजम्पटिव में गया तो कम से कम इसको इतना तो दिखाना ही पड़ेगा। जैसे हम इस केस में देखें तो 50 लाख का 8% आप निकालोगे और 30 लाख का 6% आप निकालोगे, और क्या बोलोगे दोनों को जोड़ करके कि इतना तो कम से कम दिखाना ही है। वो फिगर अगर 245 से ज्यादा है तो मतलब ऑब्वियसली प्रिजम्पटिव में जाने की वजह से उसको बुक्स नहीं मेंटेन करनी है, वो फायदा तो है लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हो जाएगा। और अगर वो फिगर 245 से कम आ जाता है, जो भी आपका टर्नओवर दिया है 80 लाख हो सकता है, 90 लाख हो सकता है, विद इन द लिमिट्स ऑफ 2 करोड़ और 3 करोड़ आपको ये कैलकुलेट करके देखना है ना। तो आप क्या बताओगे कि भाई अगर ये 44 एडी में नहीं गया तो कम प्रॉफिट क्लेम कर सकता है, हाउएवर इसको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। So these are the provisions that are to be kept in mind. So presumptive में चले जाओ या रेगुलर बुक्स वगैरह और ऑडिट के प्रोविजंस में चले जाओ, ये आपके ऊपर है ना। अब आ जाते हैं आगे क्या क्या कंडीशंस हैं। नॉन अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शंस, क्योंकि आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हो अलग से अब आप कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हो। तो हमने जो सारे सेक्शंस पढ़े थे 30, 31, 32 वगैरह, वो कुछ भी आपको अलाउबल नहीं रहेगा। जितना भी आपका प्रिजम्पटिव प्रॉफिट आपने ऑफर कर दिया है वो फुल एंड फाइनल प्रॉफिट माना जाएगा। उसके बाद ये मान लिया जाएगा, क्या लिखा है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड। जो आपने अगर आपने 10% प्रॉफिट डिक्लेयर किया है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये 10% में जो 90% है उसमें वो सारे खर्चे आ गए हैं, अलग से आप कुछ और डिडक्ट नहीं करोगे। इवन इन केस ऑफ अ फर्म सैलरी एंड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। इस 8% में से आप कुछ और डिडक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। देन बुक वैल्यू तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेगी, डेप्रिसिएशन तो हम मान ही रहे हैं कि आप लगा रहे हो तो बुक वैल्यू भी एडजस्ट होती रहेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब कब मेंटेन करने पड़ेंगे? अब आपने फॉलो तो कर लिया प्रेजेंटिव, अब क्या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करने कभी भी? तो नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। लोग जो है वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन का एक नेगेटिव यूज कर रहे थे, ठीक है, कि ठीक है यार इस साल कैलकुलेट करके देख लो। जो मैंने बताया आपको ये टैक्स प्लानिंग की तरह यूज करने के बजाय इसको टैक्स इवेजन की जैसे यूज कर रहे थे कि यार इस साल देख लो, इस साल अगर प्रिजम्पटिव में कम प्रॉफिट है तो प्रिजम्पटिव में चले जाते हैं, अगर नॉर्मल में कम प्रॉफिट है तो नॉर्मल में चले जाते हैं। हर साल आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हो ताकि आपका टैक्स जो है वो कम आए। दोनों में कैलकुलेट करके देख लो, जो कम है उस पर चले जाओ। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का 44 एडी लाने का इंटेंशन ये नहीं था। उनका इंटेंशन क्या है कि आप बुक्स मेंटेन नहीं करना चाह रहे हो तो आपको हमने छूट दे दी। अब प्रैक्टिकली अगर आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब बुक्स तो बना रहे हो, तो जब बुक्स बना रहे हो तो फिर प्रिजम्पटिव में आप क्यों फॉल करना चाह रहे हो? तो देयर वर अ लॉट्स ऑफ केसेस जो कि ऐसा पता चला कि लोग प्रिजम्पटिव ऑप्ट ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें
एक कम इनकम ऑफर करनी पड़े और टैक्स इवेड हो सके। उनका इंटेंट गलत हो रहा था, जो गवर्नमेंट के इंटेंट से मैच नहीं हो रहा था, जिस वजह से एक चेंज लाया गया कुछ साल पहले 44 एडी में। पहले तो इन्होंने बोला इफ एन एलिजिबल असेसी डिक्लेयर्स प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद 44 एडी he is not required to maintain books of accounts and get them audited. लेकिन if after declaring profits on presumptive basis for 1 year, let us say AY 24-25, non-declaration of profits on presumptive basis for any of the 5 successive assessment years thereafter for 2026-27 would disentitle the assessee from claiming profits on presumptive basis or for 5 successive assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year of such non-declaration. In such a case, the assessee would have to maintain books of accounts and other documents under 44AA2। AA2 क्यों बोला है? क्योंकि ये प्रोफेशनल्स नहीं है, 44AA1 में प्रोफेशनल्स की बात होती है। And get his books of accounts audited if his total income exceeds the basic exemption limit in those years. Now, क्या बोला है? एक बार अगर आप प्रिजम्पटिव में चले जाते हो तो फिर आपको 5 साल तक प्रिजम्पटिव में रहना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल दिया है, देखो कि अगर 24-25 में आप शुरू कर रहे हो प्रिजम्पटिव, तो फिर आपको कम से कम 26-27 5 साल तक आपको जो है वो ये करना रहेगा, मतलब सॉरी 24-25 से लेके 29-30 तक आपको 5 साल तक प्रिजम्पटिव ऑप्ट करना रहेगा। बीच में अगर आपने कहीं पे बाहर आने का सोचा कि यार इस साल तो मेरे को ज्यादा टैक्स लग रहा है 8%, मैं तो 3% भी बता सकता हूँ प्रॉफिट, और अगर आप बाहर आ गए मतलब प्रिजम्पटिव से नीचे का प्रॉफिट शो कर दिया, लेट अस से फॉर 26-27, उस साल तो नहीं ही कर रहे हो, ऑब्वियसली आप खुद ही बाहर आए हो, उसके अगले 5 साल भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जिस साल अगर आप बाहर आते हो उस साल के अगले 5 साल तक फिर से आप एक तरीके से बार हो गए कि आप प्रिजम्पटिव के लिए एलिजिबल नहीं हो। हर 5 साल, देखो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर 26-27 में बाहर आते हो तो 26-27 तो आप नॉर्मल कर ही रहे हो, उसके आगे 5 साल 27-28-28-29 30-31 इस तरीके से 5 साल आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो। और in such case the assessee would have to maintain books of accounts and other documents। अब आपके जितने भी साल हैं, हर साल अब आप नॉर्मल में आ गए तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी एंड ऑल्सो ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर उसके ऑडिट 44AB की कंडीशंस और फुलफिल हो, मतलब 44AB में ऑडिट करवाना पड़ेगा इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन दोज ईयर्स। तो अगर आपका जो पर्टिकुलर केस है वो आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से आउट इन नहीं कर सकते हो कि चलो आज इसमें बेनिफिट है तो ये प्रिजम्पटिव का इंटेंट ये नहीं था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं सजेस्ट करने को आता है कि हम प्रिजम्पटिव में जाएं या नॉर्मल में जाएं, तो ये आप जरूर लिखेंगे आंसर में कि हाउएवर इट इज टू बी केप्ट इन माइंड कि अगर आप प्रिजम्पटिव में जाते हो तो फिर आपको 5 साल तक तो प्रिजम्पटिव में रहना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर बाहर आ गए तो ये प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। ये लिखना है आंसर में, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता रहे कि हाँ कैंडिडेट को बेसिक पूरा नॉलेज सेक्शन के बारे में है। एडवांस टैक्स का सिर्फ 15 मार्च का लास्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल होता है, बाकी कोई सा भी एप्लीकेबल नहीं होता है ना। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ 44AD। सबसे डिटेल्ड और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड सेक्शन यही है इंडिया में। जितने भी आप रिटर्न्स देखोगे, जैसे आप आर्टिकलशिप वगैरह अगर आपकी स्टार्ट हो गई तो आप देख ही रहे होगे, अदरवाइज जब करोगे 44AD इज वेरी कॉमनली यूज्ड एंड सो दीज प्रोविजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने पढ़ा बिजनेस। मेजर चीजें जो है वो ध्यान रखनी है, कौन एलिजिबल है, कितना मिनिमम प्रॉफिट है, क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है, अगर नहीं फॉलो करे हैं तो क्या होगा कि 5 साल और ये सब कुछ। So all these provisions are to be kept in mind. Now आगे चलते हैं 44ADA, another important section of presumptive taxation that is for professionals. AD is for business, ADA is for professionals. More or less काफी हद तक जो बेस कॉन्सेप्ट है वो सेम है कि यहाँ पर भी एलिजिबल असेसी है, एक लिमिट है आपके रिसिप्ट्स की कि इससे ऊपर अगर चले गए तो प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं कर सकते हो, इसके अंदर आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट ऑफर करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। सो जो बेस है वो एडी जैसा ही है,
लिमिट्स अलग अलग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशनल्स का कॉन्सेप्ट पूरा अलग होता है। तो लेट अस डिस्कस रेसिडेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म, बट नॉट एलएलपी। इंडिविजुअल चलेगा, पार्टनरशिप फर्म चलेगी, एलएलपी नहीं चलेगी। हु इज एंगेज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशंस। 44AA में हमने जो सारे प्रोविजंस पढ़े थे, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इनमें से जिस भी प्रोफेशन में वो व्यक्ति एंगेज्ड है, जिसका आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, वो एलिजिबल रहेगा। इन सारे ही प्रोफेशनल्स में है। अगर जो लिमिट है जो वहां 2 करोड़ थी वो यहाँ 50 लाख है। सो अगर आपकी जो प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है वो 50 लाख तक है, लेस देन और इक्वल टू 50 लाख, आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 करोड़ को बढ़ाकर 3 करोड़ किया है, अगर आपकी बैंकिंग रिसिप्ट्स 95% तक है या उससे ज्यादा है, तो सिमिलरली यहाँ पर 50 लाख को बढ़ा के 75 लाख किया हुआ है। अगर आपका जो aggregate receipts है, this should be 75 lakhs, actually there is some printing mistake. 75 lakhs कर दिया उन्होंने। Again this is an amendment in Finance Act 23 that is applicable for assessment of 24-25 and onwards. तो 75 लाख तक उन्होंने छूट दे दी आपको, प्रोवाइडेड सेम जैसा 2 से 3 में किया था वैसा 50 से 75 में है, कि आपका जो कैश रिसिप्ट्स है वो 5% या उससे कम है। सो अगर 50 से ज्यादा आपको बेनिफिट क्लेम करना है 75 तक, तो तभी हो सकता है अगर तुम्हारी जितनी रिसिप्ट्स है उसमें से कैश रिसिप्ट्स टोटल का 5% या उससे कम है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट टू बी ऑफर्ड? 50%, क्योंकि प्रोफेशनल्स के कंपैरेटिवली खर्चे कम होते हैं, है ना। आप प्रैक्टिकली इमेजिन करो, डॉक्टर्स वगैरह के एक्सपेंसेस रेगुलरली कम होते हैं क्योंकि वो लोग अपनी स्किल सेल करते हैं, है ना। तो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के रेगुलर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ 50% है, ऑब्वियसली दिस इज मिनिमम, इससे ज्यादा भी आप ऑफर कर सकते हो, है ना। तो ये एक मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज जो उन्होंने बता दिया है कि इतना आपको करना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, 30 से लेके 38 तक के कोई डिडक्शंस अलाउड अलग से नहीं होंगे। अगर फर्म है तो पार्टनर सैलरी वगैरह कुछ भी डिडक्टेबल नहीं होगा। और अगेन अगर आप 44 ADS से कम बताते हो, मतलब अगर आप 44 ADS से नीचे 50% मिनिमम है लेकिन आपने 30% की प्रॉफिट बताया, देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप प्रिजम्पटिव में हो लेकिन आपने उससे कम प्रॉफिट बताया, तो you have to maintain the books of accounts and documents under section 44AA1 and get your books of accounts audited अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो, है ना। तो ये कंडीशंस काफी हद तक सिमिलर है। यहाँ पर जो 5 साल वाला कंडीशन है वो प्रोफेशनल्स में उन्होंने नहीं डाला है अभी तक तो भी, है ना। सो दीज आर द प्रोविजंस। अगेन एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट की डेट यहाँ पर भी वही है और हमारे केस में भी सेम है। एडी और एडीए काफी हद तक सेम चलते हैं। अब आ जाते हैं 44AE which is the last and it is different from what we discussed in AD and ADA. 44AE talks about the transporters, जो लोग ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने ले जाने का काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए प्रिजम्पटिव है। एडी और एडीए काफी जनरल है, कोई भी बिजनेसमैन एडी में जा सकता है, कोई भी प्रोफेशनल एडीए में जा सकता है। एई थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है और क्योंकि यहाँ पर एई के लिए अलग से सेक्शन है, ये लोग जो हैं वो एडी में ऑप्ट नहीं कर सकते, है ना। ये भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना जरूरी है। तो एन assessee very important, owning not more than 10 carriages at any time during the previous year। अगर साल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्लोजिंग नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सपोज आपने जुलाई में टोटल आपके पास 10 गाड़ियां थी, 2 और खरीद ली और अगस्त में फिर से बेच दी, तो क्लोजिंग में तो 10 ही बची। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर अगर तुम्हारे पास 10 से ज्यादा गाड़ियां थी तो फिर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। Assessee owning not more than 10 goods carriages at any time during the previous year, business of plying, hiring और goods carriages, तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है assessee, 10 या उससे कम गाड़ी, not more than 10, ओके। गुड्स कैरेजेस हैं, ट्रांसपोर्ट और हायरिंग वगैरह का काम करते हो तो आप एलिजिबल हो। कितना मिनिमम प्रॉफिट ऑफर करना है, तो यहाँ थोड़ा अलग है कैलकुलेट करने का तरीका।
अगर आपकी हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल क्या है वो भी नीचे अपने को डिफाइन करके दे दिया है उन्होंने। हैवी गुड्स व्हीकल उसको माना जाएगा जिसका जो व्हीकल वेट है वो 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है। तो अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में आपको मिनिमम कितना बताना है, 1000 पर टन ऑफ द ग्रॉस वेट और अनलेडन वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो जितना भी आपने यूज किया, पार्ट ऑफ मंथ को भी फुल मंथ माना जाएगा, और जितने टन्स आपने यूज करे 1000 इंटू पर टन इंटू पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। फॉर ईच व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, तो वहां अगर हेवी गुड्स है तो 1000 और नहीं तो 7500, ये मिनिमम है। अगर इससे ज्यादा आप क्लेम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंडीशंस यहाँ पर भी है, 30 से लेके 38 तक के डिडक्शंस ऑलरेडी अलाउड मान लिए जाएंगे। अगर फर्म है तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, सैलरी और इंटरेस्ट जो आपने पार्टनर्स को पे किया है वो अलाउएबल रहेगा, कंसिडरिंग द सेक्शन लिमिट ऑफ 40B। जो 40B सेक्शन होता है हमारी लिमिट लगाता है जो रेम्यूनरेशन ऑफ फॉर पार्टनर्स, और उसके ऊपर वो लिमिट ध्यान में रखते हुए आप डिडक्शन ले सकते हो। तो ये जो प्रॉफिट आप ऑफर कर रहे हो 7,500, 1000 जो भी केस है हेवी गुड्स अदर देन हेवी गुड्स, इसके बाद आप इंटरेस्ट या सैलरी का डिडक्शन ले सकते हो सब्जेक्ट टू द लिमिट अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, अगर आप एलिजिबल असेसी हो और आप इससे कम ऑप्ट करते हो, आप 44A में ऑप्टेड हो बट आप मिनिमम से कम अगर ऑप्ट करते हो, देन अगेन वही वाली बात, ही हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहां पर 44AA2 लिखा है, कहां पर AA1 लिखा है, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ध्यान देना है। जहां प्रोफेशनल है वहां 1, जहां बिजनेस है वहां 2, एंड गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। यहाँ पर इफ हिज इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाली कंडीशन नहीं है। जो माइन्यूट डिफरेंसेस है ना वो ध्यान देने के होते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक लेक्चर सिर्फ प्रिजम्पटिव को डेडिकेटेड बनाया है और बिल्कुल छोटी छोटी बातों को हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। ये सारे कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर एडवांस टैक्स का कोई एग्जेम्पशन नहीं है, चारों इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ छोटे छोटे बातें हैं। एग्जाम में अगर आपको प्रिजम्पटिव का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले चेक करना कि एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है कि नहीं, असेसी एलिजिबल है, टर्नओवर लिमिट ठीक है, बैंकिंग से कितना आया है वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करना और आराम से उसके बेसिस पर कमेंट देना कि क्या असेसी को कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए। ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस टू बी केप्ट इन माइंड। 44AD में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 5 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वो जरूर मेंशन करना है अगर आंसर में आता है तो। सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। आप खुद एक बार रीड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, इन केस ऑफ एनी डाउट्स फील फ्री टू डिस्कस।